Assalamualaikum and very warm good morning to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 11 subject economics chapter number 7 Indian economy. Today's topic name is Indian economy after independence. In previous video we had learned that Indian economy before independence. Today's topic Indian economy after independence. This is the third part of this chapter, so concentrate. It is very important for examination. Let's start with Indian economy after independence. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस उसमें एक पॉइंट बाकी है. लास्ट पॉइंट पेमेंट बर्डन. Various payments were made to British from India's economy besides huge salaries of British personnel. This included home charges. There was a huge amount of money which India paid towards administration, maintenance of the army, war expenses, pensions to retired officers, and other expenses incurred by Britain towards maintenance of her colony. These were known as home charges and were paid for almost entirely by India. जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे जो रूल कर रही थी, तो उसी टाइम पे उनके जो ऑफिसर्स थे उनके चार्जेस, उनको पेंशन के चार्जेस, वॉर के एक्सपेंस जो होते थे वो, आर्मी के मेंटेनेंस एक्सपेंस होते थे वो, एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस होते थे वो सारे एक्सपेंसेस गवर्नमेंट उसको वो चार्जेस को फुलफ़िल करती थी. किसके अंडर से? जो इंडिया में से इंडियन के पास से जो चार्जेस वसूल करती थी उसके अंडर से वो चार्जेस पेड करती थी. किसको? अपनी ही गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके एक्सपेंस को, वॉर के एक्सपेंस के थ्रू, या फिर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें इंडिया की जो इनकम थी उनके पास से उसे लेते थे और अपनी ही गवर्नमेंट में अपने ही अंडर जितने भी ऑफिसर्स थे वो वर्क कर रहे थे उनको ये सारे एक्सपेंस पे किए जाते थे. तो इसको यहाँ पे होम चार्जेस बोलते हैं. होम चार्जेस एग्ज़ाम में आता है स्टूडेंट, तो इसे कॉन्सेंट्रेट के साथ लर्न कीजिए. The home charges were made of 3 components. For example, interest payment for debt incurred in maintaining Indian colony, interest on the railways, and civil and military charges. किसमें से लिए जा रहे थे होम चार्जेस? जो इंटरेस्ट पेमेंट जो डेट का इनकट था उसमें, मेंटेनिंग इंडियन कॉलोनी के लिए, और जो इंटरेस्ट रेलवे पे इंटरेस्ट लिया जाता था, और मिलिट्री चार्जेस के लिए जो इंटरेस्ट लिया जाता था उस चीज़ में ये तीनों चीज़ में होम चार्जेस लगे हुए थे. फाइनली व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड वर डिवास्टेटेड. A country which was once highly prosperous was impoverished. यानी कि जो 1947 में उसमें थ्री चीज़ों में डिवाइड हुआ. एक था एग्रीकल्चर, दूसरा था इंडस्ट्री एंड तीसरा था ट्रेडिंग. और इनके थ्रू जो पेमेंट सिस्टम था वो उनके बाद बना. तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग का टाइम में जो चीज़ें इंडियन इकोनॉमी पे अफेक्ट करती थी वो सारी चीज़ें हमने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी फेस सम challenges for development. India today exhibits characteristics of a developing country with some areas of lower development and some showing much improvement. Thus, in current times, we look at characteristics of India as a less developed and as a developing nation both. जब
1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उस टाइम के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से लॉस हो चुकी थी, तो उसको फिर से खड़ा करना था। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि वो उनको कैसे उसको फेस करते हैं। जैसे कि उनकी जो इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से लॉस हो चुकी थी, उसको फिर से इस्टेब्लिश करना था, और इंडिया का जो जो एरिया बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है उनको डेवलप में लाना था, जो डेवलप था उनको और डेवलप करना था। तो इसीलिए नाउअडेज इंडिया एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहा था कि बहुत बड़े एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं थे और बहुत सारे एरिया डेवलप थे। इसीलिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 टाइप के हमें देखने को मिलते थे। एक लेस डेवलपमेंट कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक भी दिखते थे और डेवलपिंग नेशन के भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया में दिखते थे। नंबर 1, पर कैपिटल इनकम। According to Human Development Report, the per capita income of India in 2013 at purchasing power parity was in American dollar 5,150, which was lower than that of developed countries, but also lower than many developing countries like China, 11,477 American dollar, and Sri Lanka 9,250 American dollar। पर कैपिटल इनकम यानी जो टोटल इनकम है उसको हम इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो हमें जो उसकी जो इनकम मिलती है उसे पर कैपिटल इनकम बोला जाता है। पर कैपिटल इनकम में जब 2013 में फिर से रिसर्च हुआ तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंडिया में पर कैपिटल इनकम कितनी है, 5,150 अमेरिकन डॉलर, जो बहुत सारी डेवलप कंट्री से तो कम है, बट डेवलपिंग कंपनी से भी यहाँ पे कम लेवल पे हमें हमारी पर कैपिटल इनकम है, जिसको हमने कंपेयर किया है चाइना से और श्रीलंका से। दिस इज शोन इन द टेबल बिलो some comparative statistics for PCI, that means purchasing power parity country, and PCI in dollars. Norway 63,909 American dollar, USA 52,308 American dollar, Germany 43,049 American dollar, England 35,002 American dollar, China 11,477 American dollar, Sri Lanka 9,250 American dollar, India 5,150 American dollar, Pakistan 4,652 American dollar, Bangladesh 2,713 American dollar। यानी हमारा इंडिया एज अ पॉपुलेशन एज अ एरिया बहुत आगे है, बट एज अ पर कैपिटल इनकम इंडिया जो डेवलप कंट्री है उनसे तो पीछे है, बट जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे भी नीचे पॉइंट पे यहाँ पे हमें ये टेबल में दिखाया गया है। चेंजेस इन इंडियाज़ PCI इन लास्ट फ्यू ईयर्स, यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है PCI में डिफरेंट ईयर्स में, तो वो हमें यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है। ईयर टू ईयर PCI एट करंट प्राइसेस इन रुपीज़ एंड PCI एट कांस्टेंट प्राइसेस इन रुपीज़। 2011-12 64,316 in current prices, 64,316 in constant prices। 2012-13 71,593 PCI at current prices and 66,344 PCI at constant prices। 13-14 80,388 PCI at current prices and 69,959 PCI at constant prices। 2014-15 88,533 PCI at current prices, 74,193 PCI at constant prices in rupees। This is searching by complete from
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया फॉर वेरियस ईयर्स, इसके ऊपर से ये हमें जो सर्वे मिला है ये उन्होंने सर्वे किया है और उनके थ्रू हमें ये डेटा मिला है। तो आप देखेंगे तो जो PCI नाउअडेज करंट प्राइसेस में इंक्रीज हो रही है, बट उसके साथ साथ जो कांस्टेंट प्राइसेस है उसमें वो इतना ज़्यादा कोई चेंजेस, थोड़े लेवल पे उसमें चेंजेस दिखाई दे रहा है। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, इंडस्ट्री। The contribution of industrial sector in employment and national income has increased over time. However, India is called a completely industrialized nation from the developed criteria. The share of industrial sector in employment was 10.6% in 1950 to 51, which increased to 18.2% in 2001 and further to 24.3% in 2011-12. Its share in national income was 16.6% in 1950 to 51 and was 26% in 2013 to 14. CSO के सोर्सेज से हमें ये डेटा मिला है। Besides, the industrial sector contributes 2/3 of the export earning in the present times. Thus, though the industrial sector is progressing, India cannot be called a completely industrialized nation. Nowadays, हम एक बिना एक रेयरली पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इंडिया एक इंडस्ट्रियलाइज कंपनी के फॉर्म में बढ़ने के लिए आगे बढ़ रही है। नॉट फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज नेशन, बट उनके तरफ वो आगे बढ़ रही है। पहले 1950-51 में 10.6% टोटल नेशनल इनकम में एम्प्लॉयमेंट मिलती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। उसके बाद 2001 में वो बढ़ के 18.2% हुई, 11-12 में बढ़ के 24.3% हुई, फिर 50-51 में 16.6% हुई और उसके बाद 13-14 में 26% हुई। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका 2/3 यानी ओवरऑल हम देखें तो 75 या उसके अब हम जो एक्सपोर्ट है उसमें से नेशनल इनकम अर्न कर रहे हैं, किससे? इंडस्ट्री सेक्टर बढ़ने की वजह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से वो सारी चीज़ें हम दूसरे नेशन में एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट के थ्रू जो हम इनकम अर्न करते हैं वो 2/3% हमें एक्सपोर्ट यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में से हमें मिलती है। तो इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोग्रेस कर रहा है, बट अभी तक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इंडिया को नहीं बोला जाएगा। नाउ नंबर 4 सर्विस सेक्टर। The share of service sector in employment in 1951 was 70.3%. In 2001, it was 25.2%. And 2011-12, it was 27%. The share of service sector in national income (GDP, Gross Domestic Product) in 1951 was 30.3%. In 1980-81, it was 38%. In 2000-2001, it was 50.4%. And 2014-15, it was 52.7%. Such increasing share of service sector shows that India is moving fast on the path of growth and development. आप ये जो डेटा है वो डेटा को अगर आप उसको आप अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे तो ईयर बाय ईयर जो सर्विस सेक्टर है उसमें से जो इंडिया को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है, वो सेक्टर में 1951 यानी इनिशियली बेस पे 70.3% मिलता था, उससे अभी जो 14-15 का जो रेशियो है उसमें आप देखेंगे तो 50.4% यानी जो 50% उसमें इंक्रीमेंट हुआ है वो एक ऐसी बात कहती है कि इंडिया एक फास्टेस्ट मूविंग एक और ग्रोथ के लेवल पे आगे डेवलप में आगे बढ़ता एक नेशन बन के आगे आ रहा है। नाउ नंबर 5 पॉपुलेशन ग्रोथ।
ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके साथ पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ रही है। तो जितना डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया का, वो डेवलपमेंट हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ पॉपुलेशन भी इतना बढ़ता है। तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो भी एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है। The growth rate of population in India has criticized lower development. There has been an average annual increase of 1.5% in population after independence, and it signifies population explosion. The population of India in 1901 was 23.84 crores, which increased to 36.1 crores in 1951, 102.7 crores in 2001, and further to 121.02 crores in 2011. Such high growth rate of population has remained a matter of concern. यानी ईयर बाय ईयर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतना इंक्रीज हो रहा है कि इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री की तरफ और बढ़ रही है, फिर भी वो डेवलपमेंट हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ता है उतनी उनकी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट, और उतना जो प्रोडक्शन होता है वो जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसमें ही वो डेवलपमेंट चला जाता है, यानी फुल्ली तरह से हम उस डेवलपमेंट को देख नहीं पा रहे हैं। आप सब जानते हैं 10 इयर्स के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है। लास्ट 2001 में हुआ, उसके बाद 2011 में हुआ, अभी 2021 में ये ईयर में फिर से जो पॉपुलेशन काउंटिंग है वो फिर से होगा। तो लास्ट 2011 में हमारा पॉपुलेशन कितना था, 121.02 करोड़ था। अभी कितना होगा वो अभी जब काउंटिंग होगा उसके बाद हमें पता चलेगा। तो वो डेटा पर से भी आप यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन भी इतना ही ग्रोथ हो रहा है। नाउ पॉवर्टी, इंडियन इकोनॉमी इज criticized by high levels of absolute poverty. Though percentage of population living below poverty line has declined over years, it is still considered high. In 1973-74, percentage of population living below poverty line was 54.9%, which declined to 45.3% in 1993 to 1994. to 37.2% in 2004 and 5, and further to 21.9% in 2011-12. पॉवर्टी, आप बीपीएल जानते हैं, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो एक गरीबी रेखा है उसके नीचे जितने लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, यानी कि वो इतना भी उसकी इनकम नहीं है कि जो एक गवर्नमेंट ने एक लाइन ड्रॉ की है तब उतने तक भी वो अपनी जो नेसेसरी है उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर रखा गया है। तो स्टार्टिंग बेस पे हम देखेंगे तो बहुत इंडिया में पॉवर्टी कितनी थी, 45.9% 73-74 में, फिर वो कम होके 93-94 में 45.3% हुई, फिर 2004-05 में फिर से वो कम होके 37.2% हुई, और नाउ डेज 2011-12 में फिर से पॉवर्टी का एनालाइज हुआ था, वो 21.9% हमें मिली थी। यानी एक लेवल पे पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो रही है, बट पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है। आप देखें तो ग्लोबल लेवल पे दूसरे नेशन में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आज इंडिया में ये डेवलपमेंट हुआ वो बहुत सालों पहले दूसरे नेशन में हो चुका होता है। यानी जो डेवलप इंडिया कर तो रहा है, बट जो सही तरह से डेवलपमेंट इंडिया को दिखाई देना चाहिए वो अभी भी हम नहीं देख पा रहे हैं। नाउ उसके बाद एक दूसरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी है, यानी सीधा अनएम्प्लॉयमेंट है, उसीलिए पॉवर्टी है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट constitutes significant proportion of unemployment in India. In 1951, 33 lakh people were unemployed.
According to NSSO, National Sample Survey Organization, in 1999-2000, 7.31% of the total population unemployed, which increased to 8.2% in 2004-5. However, this decreased to 6.6% in 2009 and 10, and further 5.6% in 2011-12. In the rural areas, the proportion of disguised unemployment is higher. Disguised unemployment cannot be exactly measured. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही पॉवर्टी मिलती है, यानी लोग काम करने के लिए तो एग्री होते हैं, बट उनको उस तरफ का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। तो आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे जो पॉवर्टी का एक बड़ा रीज़न है तो कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 1951 में 33 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे। अकॉर्डिंग टू NSSO 7.31% लोग अनएम्प्लॉयड थे। फिर वो बढ़ के 8.2% हुए 2004-5 में। फिर वो कम होके 2009-10 में उनका रेशियो हुआ 6.6%। फिर वो कम होके 2011-12 में अनएम्प्लॉयमेंट एक रेशियो हमें मिला 5.6%। बट रूरल एरिया में जाए तो ये जो डेटा है वो डेटा वहाँ पे फिट नहीं होते, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग इतना एजुकेटेड नहीं होते, और एजुकेटेड ना होने की वजह से उनके पास कोई काम करने का स्किल नहीं होता। वो सिर्फ लेबर वर्क ही कर सकते हैं, और उतना लेबर वर्क अवेलेबल न होने की वजह से वो सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से अंडर पॉवर्टी की जो लाइन है उसके अंदर, बिलो पॉवर्टी अंडर लाइन के अंदर वो लोग आते हैं। नाउ नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट। Various human development indices measured by indicators like average life expectancy, literacy, gender ratios, and infant mortality rates and so on, so that India stands at lower rank in human development. One such index number is the Human Development Index, and India's SDI in 2000 was 0.463, in 2010 was 0.547, in 2012 was 0.554, and 2013 was 0.586. These measures on the SDI are considered very low. In 2013, India's rank was the 136th in the list of 187 countries, which is obviously very low. बहुत सारे लेवल पे डेवलपमेंट चेक किया जाता है, मेजर किया जाता है, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, जेंडर रेशियो, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, और इसके थ्रू हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर इंडिया में बहुत कम लेवल पे है। आप देखें तो जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर 2000 में 0.463 था, फिर उसके 10 इयर्स बाद 2010 में 0.547, फिर उसके बाद 2012 में 0.554 और 2013 में 0.586, यानी ये बहुत लो लेवल पे है। 2013 का एक रेशियो हम जाने तो, रिसर्च जाने तो, यहाँ पे जो ओवरऑल 187 कंट्री है उसमें इंडिया अभी जो ह्यूमन इंडेक्स नंबर डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर में 136 नंबर पे वो अभी चल रहा है। यानी आप देखो, दूसरी पॉपुलेशन के थ्रू हम देखें, एरिया वाइज देखें तो इंडिया एक बहुत रिच कंट्री मानी जाएगी पॉपुलेशन के थ्रू, एरिया के थ्रू, बट ये जो है उसके थ्रू इंडिया बहुत पीछे, इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नंबर के थ्रू हम देखें तो इंडिया बहुत पीछे चल रहा है। तो यहाँ तक हमने ये फिनिश किया। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट, लर्न इट प्रॉपरली, बी सेफ एट होम। अस्सलाम वालेकुम।